राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा दो ऐसे डिसीजन जिस पे सचिन पायलट ने आपत्ति जताई। सबसे पहले अशोक गहलोत जी सचिन पायलट के अलावा एक और डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, और सेकंड, सचिन पायलट को पार्टी मीटिंग के अंदर जो क्रूशियल फेसेस होते थे उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। किसी भी डिसीजन के अंदर सचिन पायलट को इग्नोर किया जाता था। इस वजह से यहाँ पर राजस्थान के अंदर दो खेमे बट गए, एक जो सचिन पायलट के साथ है, एक जो अशोक गहलोत के साथ है। और ऐसे में राजस्थान के अंदर एक कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गई है। वहाँ की गवर्नमेंट की क्राइसिस क्या होगी, वहाँ पर ऊँट किस करवट बैठेगा, वो भी देखना बाकी है। ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल जो क्राइसिस बनती है, मार्केट में एक नया वर्ड रिफ्लेक्ट होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इस पूरे के पूरे राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस से हम लोग समझते हैं। मैं रोहन हिमांशु झा ई एकेडमी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए समझते हैं ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है। जब अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट जाते हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं 90 कांग्रेस एमएलएज। ऐसे में सीपी जो जोशी हैं, जो स्पीकर हैं राजस्थान के असेंबली के, तो ऐसे में वो एक नोटिस जारी करते हैं कि क्यों ना सचिन पायलट के साथ साथ दूसरे अदर एमएलएस को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। और ये जो नोटिस जारी होता है ये भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत ही स्पीकर जारी कर सकता है, जिसको हम लोग दल बदल कानून भी बोलते हैं। अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम में वो ये रिस्पॉन्स नहीं करते तो स्पीकर के पास खुद के डिसीजन लेने की पावर आ जाती है और ऐसे एमएलएस को वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। भारत का संविधान एक्सक्लूसिव लेवल पे स्पीकर को ये पावर देता है कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, किसको डिस्क्वालीफाई नहीं। इवन स्पीकर के पास दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ के नोटिस जारी किया जा सकता है। सबसे पहला होता है कि क्या जिस मेंबर ने हाउस को छोड़ा है, क्या वो वॉलंटरली छोड़ा है, क्या खुद से छोड़ा है, किसी बाहरी दबाव में तो नहीं है। अब यहाँ पर इस वर्ड पे ही सारा का सारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में वैग है और ये वॉलंटरी है या नहीं है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर कि किसे माने किसे ना माने। और सेकंड केस होता है कि जब आप किसी पार्टी का हिस्सा हो, पार्टी का जो डिसीजन होगा, अगर उस डिसीजन को अगर आप नहीं मानते तो ऐसे केस में भी एंटी डिफेक्शन नोटिस जारी हो सकता है। स्पीकर के इसी मूव के खिलाफ सचिन पायलट का खेमा हाई कोर्ट के अंदर जाता है ताकि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सके कि स्पीकर जो रोल प्ले कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। दरअसल जब भी हाई कोर्ट के अंदर ऐसे केस आते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ में हमेशा जुडिशरी जो है वो रिलेक्टेंट रही है। वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब पावर देता है 10 शेड्यूल के तहत स्पीकर को, तो ऐसे में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 2019 के केस में कर्नाटका के अंदर जब स्पीकर अपना डिसीजन नहीं ले रहे थे तो ऐसे केस में हाई कोर्ट ने स्पीकर को टाइम दे दिया था कि आप एक टाइम लेकर के डिसाइड कीजिए कि किसके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, किसके ऊपर नहीं। इवन 1992 में क्योतो होलोहान केस में कोर्ट ने, जुडिशरी ने बात साफ कह दी थी कि जो स्पीकर की जो पावर होगी वो टोटली उसकी खुद की होगी और ऐसे पावर के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। वो वॉलंटली है, उसके पास ये पावर है कि किस एमएलए को डिस्क्वालीफाई, किसको नहीं। लेकिन अगर ऐसे केस जिसमें इन्फॉर्मिटी पाई जाती है, संविधान के अप्रोच से काम नहीं होता, गैर कानूनी कोई काम होता है और प्राकृतिक अधिकार छीने जाते हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट इन्वॉल्व होता भी है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो स्पीकर ने डिसीजन लिया है उसको ना तो कोर्ट स्टे कर सकता है, ना ही उसको प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग केस मणिपुर के अंदर आया था, जिसमें मणिपुर के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी और जो अपोजिशन में बैठे हैं वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी का जो मेंबर है वही यहाँ पर स्पीकर भी है। तो ऐसे में जो मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को तो वो चले जाते हैं पार्टी के व्हीप के डिसीजन के खिलाफ। ऐसे में कांग्रेस ऐसे मेंबर के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहती है जिसको डिसाइड करने का काम स्पीकर हो, और स्पीकर यहाँ पर ऐसे डिसीजन को लेता नहीं है। तो ये एक फैसला इंडियन नेशनल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है इस पूरे के पूरे केस को, और सुप्रीम कोर्ट तब जाकर के डिसीजन लेता है कि स्पीकर यहाँ पर अगर किसी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट
ऐसे सदस्यों के खिलाफ जिनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था उन लोगों को असेंबली के अंदर एंट्री करने से रोक लगा देती है और स्पीकर को कहती है कि आप इस पूरे डिसीजन को डिसाइड करें। ऐसे में स्टेट के अंदर गवर्नर का रोल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? जब एक पार्टी से कुछ मेंबर निकल करके जाते हैं तो पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन चली जाती है और उस समय में क्या गवर्नमेंट रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, तब उस केस को डिसाइड करने का जो रोल प्ले होगा वो गवर्नर के द्वारा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट वोट। अब गवर्नर यहाँ पर ट्रस्ट वोट करेगा अगर एक पार्टी से कुछ मेंबर निकल करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो ये ट्रस्ट वोट क्या है, हम लोग राजस्थान के रेफरेंस से ही समझ लेते हैं। राजस्थान की असेंबली में 200 सीट हैं। अगर किसी भी पार्टी को अगर वहाँ सरकार बनानी है तो टोटल सीट का वहाँ पर डिवाइड 2+1 करना होता है। जो नंबर आएगा उसी नंबर से ही वहाँ सरकार बनेगी। तो 200 का डिवाइड 2+1 करें तो नंबर आता है 101। अगर किसी के पास 101 MLAs हैं, उनका सपोर्ट है, तो वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। अगर नहीं है तो वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो यही अभी वहाँ पर जो स्पीकर का रोल आएगा वो ये गवर्नर का जो रोल आएगा वो यही देखना है कि क्या यहाँ पर जो मैजिक नंबर मिलता है क्या अशोक गहलोत के खेमे में है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर गवर्नर डिसाइड करेगा कि किसे अप्रोच किया जाए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये है सारा का सारा खेल, पॉलिटिकल क्राइसिस जो राजस्थान में हो रही है। अब लोग हम समझ लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। ये दल बदल कानून कब ऐड किया गया था? दरअसल भारतीय संविधान में 52nd अमेंडमेंट 1985 के दौरान ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है कि अगर एक हाउस है, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, चाहे स्टेट के हाउस क्यों ना हो, उस हाउस के अंदर 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक वो मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्शन लड़ करके आते हैं, और एक वो मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन 2 तरीके से होते हैं। या तो किसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन हो सकता है, जैसे कोई भी पर्सन कांग्रेस के पार्टी से चुनाव लड़ना चाहे, कोई भी पर्सन बीजेपी के पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहे। लेकिन अगर कोई पार्टी की तरफ से ना लड़ना चाहे या किसी पार्टी की तरफ से उसको सीट ना मिले तो ऐसे में वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई पार्टी मेंबर वॉलंटरली और पार्टी के खिलाफ अगर काम करे तो ऐसे में उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। प्लस कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो इंडिपेंडेंटली हाउस में आया है और वो आकर के अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तब उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर आने के 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में चला जाए तो ऐसे में उस नॉमिनेटेड मेंबर के खिलाफ भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। एक्सेप्शंस बने हुए हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एग्री हो जाते हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए, मर्ज होने के लिए, तो ऐसे मेंबर के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाएगा। जैसे हरियाणा के अंदर हजका के अंदर 6 मेंबर थे और इन 6 मेंबर का 2/3 निकालेंगे तो लगभग जो डाटा आता है वो 4 है। तो हजका के अंदर से 5 मेंबर जो है MLAs जो थे वो हजका को छोड़ के चले गए थे, तो वो 4 से ज़्यादा यानी 2/3 से ज़्यादा है। तो ऐसे में कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे नहीं लगाने दिया था। और जो हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम किसे कहते हैं? जैसे हाउस में एक स्पीकर हो जाएगा, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और पार्लियामेंट के केस में राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो ऐसे पर्सन के खिलाफ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ भी एक्सेप्शंस बना हुए, उनके खिलाफ भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसे में किसी को डाउट है किसी भी तरह की तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं rohan.jha.524 से। और अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ऑफिसर इंक चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।